हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जय हिंद दोस्तों। बच्चों, आज कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने पोटेंशियल देख लिया होगा, उससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देख लिया होगा, उनके न्यूमेरिकल सीरीज भी आपने कर ली होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सभी करने में मजे आए होंगे। अब हम कैपेसिटेंस स्टार्ट करते हैं और कैपेसिटेंस बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और मैं उम्मीद यही करके चलता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। उससे भी पहले हमें थोड़ा सा ना कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो कंडक्टर जिसमें से बिजली पास हो जाए, अरे 10वीं क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। सुचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, विद्युत एवं उष्मा के सुचालक, कुचालक। तो बेसिकली जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, इसको बोलेंगे कंडक्टर। जिसमें से विद्युत पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर क्या है? इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए हमने कोई एक प्लेट ले ली और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली होता क्या है, सारा का सारा जो चार्ज है ना वो इसके सरफेस पे आ जाता है। सारा का सारा चार्ज किस पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। और इसलिए हम ये कह देते हैं कि इनसाइड एक कंडक्टर जो है वो चार्ज कितना होगा हमारा? जीरो होगा। तो यही बातें मैंने बताई है कि इनसाइड एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। दूसरा पॉइंट देखो, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। अब एक बात बताओ, मान लीजिए ये कोई भी हमारे पास सर्कल है या स्फीयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? बाहर की डायरेक्शन में होता है। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना कि एक स्मॉल एलिमेंट जब हम कंसीडर करें, जब भी हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, मान लीजिए ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो इसके बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक हमने स्मॉल वो ले लिया एलिमेंट, तो इसके इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, बिल्कुल नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा। ये बातें हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में भी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम निकाल चुके हैं, जरा थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी एक हमारा सर्कल है और इसके जो रेडियस है वो हमारी आर है। इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? ये सेंटर ओ था, इस पॉइंट के ऊपर चार्ज मान लीजिए क्यू है। तो मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे निकलता था? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन में क्या निकलता था? आर स्क्वायर निकलता था। अच्छा, सिग्मा क्या होती है? सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो के की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह लिख दिया मैंने यहां से सिग्मा इंटू में एरिया। सिग्मा इंटू में एरिया क्या होगा इसका बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये आर स्क्वायर ले लिया मैंने। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया और उसके बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास सिग्मा बच गया, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही बातें मैंने यहाँ पर बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी कैविटी के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि वहां पर कोई चार्ज ही नहीं है। यहां पर तो ऑलरेडी चार्ज था, ये सारा चार्ज कहां पर आ गया? सरफेस के ऊपर आ गया। तो जब यहां पर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। जब चार्ज की वैल्यू जीरो है तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। अब इससे आगे देखो, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैपेसिटर होते क्या है। अब कैपेसिटर आप लोगों ने ये देखे होंगे, ये देखो जरा कैपेसिटर। एक दो मैं आपको और भी दिखाता हूं। ये देखो, ये कैपेसिटर देखा है आपने? ये कैपेसिटर खूब ब्यूटीफुल अच्छे तरीके से देखे हैं। ये कैपेसिटर है। उसी प्रकार पंखे में भी लगते हैं एक इस टाइप के कैपेसिटर। टीवी वगैरह की जो प्लेट होती है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर होते हैं। और कैपेसिटर है क्या? एक कैपेसिटर इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंडक्टर्स। हमारे पास 2 कंडक्टर होते हैं और ये सेपरेट होते हैं एक डिस्टेंस से, और इसके बीच में इंसुलेटर होता है।
इंसुलेटर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती और कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये एक इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है जो दो कंडक्टर से बना होता है। दो किससे बना होता है, कंडक्टर से, और इनके बीच में जो होता है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, किसी कैपेसिटर पे मान लीजिए चार्ज Q है, ठीक है, और उसके ऊपर पोटेंशियल हमारा V है, तो ये एक थ्योरी है कि जो चार्ज है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल होता है। जैसे ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, उसी प्रकार यहां पर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यदि पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, यदि पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बच्चे यहां से जो है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक शब्द आ जाता है जो है C, और इस C को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटर दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर मीडियम हो, और कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट है उसको हम C बोलते हैं। यहां से C की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, Q अपॉन में V। Q क्या होता है, यूनिट कूलाम, वोल्ट V की हो जाएगी, ठीक है। तो कूलाम पर वोल्ट, और इसी को हम फैराड भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, फैराड। तो कैपेसिटर की यूनिट बेसिकली क्या हुई, फैराड हुई। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, सॉरी हाँ कूलम पर वोल्ट, बट इट इज आल्सो कॉल्ड फैराड, और इसको हम कैपिटल F से भी लिख सकते हैं। अब एक बार इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए जरा, C इज इक्वल टू होता है अपना Q अपॉन में V, ठीक है। अगर V को देखें तो ये हो जाता है W अपॉन में Q। किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज के इर्द गिर्द लाने के लिए किया गया कार्य V इज इक्वल टू W अपॉन में Q लिखते थे हम, तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर अपॉन में W हो जाएगा। अब C की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है Q स्क्वायर, W को क्या लिख देंगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा चार्ज का क्या होता है, AT, तो यहां पर स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स का क्या होगा, MLT-2, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, L, तो यहां पर L और L कितना हो गया, L स्क्वायर। मैं ऊपर लेके चलता हूं, ये ऊपर जाएगा M-1, एक L ये रहा, एक L ये रहा, 2 ऊपर जाएगा -2, T की पावर -2 है, ऊपर +2 है, ये ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी, तो T की पावर होगी मेरे पास 4, और A ऑलरेडी कितना है, 2 है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। और ये है मेरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। आप कैपेसिटर देखते हैं, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर आप लोगों ने देखे होंगे। ये इस टाइप का कैपेसिटर होता है, ये भी होता है, इस टाइप के भी होते हैं, पंखे में भी लगता है एक कैपेसिटर, या फिर आपने बहुत सारे कैपेसिटर देखे होंगे। उनमें बेसिकली होता क्या है कि दो पैरेलल प्लेट होती हैं, दोनों कंडक्टर होते हैं, दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर बोल देते हैं। तो अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू आइडेंटिकल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड ए बाय स्मॉल डिस्टेंस d। ये मेरी एक डिस्टेंस d है, दो कंडक्टिंग प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम A हो गया, दूसरी का नाम हो गया B, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हम 3-4 चीजें निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स इज सिग्मा। तो सिग्मा तो क्या होगी, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अच्छा अब एक शीट के लिए हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, या उससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या था कि लैम्डा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, फिर सिग्मा था, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चे यहां से जब हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, तो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो A डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो चार्ज हो गया मेरे पास सिग्मा इंटू में A, जो कि यहां पर लिख रखा है सिग्मा इंटू में A। ये क्या है, द चार्ज ऑन द प्लेट्स। अब बात करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट इज V इज इक्वल टू E इंटू में D। अब एक बात बताओ, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू DE बाई DR से निकाला था कि नहीं निकाला था, बोलो। अच्छा ये था स्मॉल के लिए। यदि अगर हम सिंपल बात करें तो E अपॉन में R आ जाएगा, ये नेगेटिव भी था, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो V की वैल्यू आ जाती है मेरे पास E अपॉन में R, और यहां से अगर मैं E की वैल्यू निकालूंगा, E की वैल्यू हो जाएगी V इंटू में R, और ये R जो डिस्टेंस है ना, ये जो सेपरेशन है, यहां पर हमने किससे शो कर रखा है, D से, इसलिए R की जगह क्या कर देंगे, D कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आ जाएगी V इंटू में D, जो यहां पर लिख रखा है V इंटू में D लिख रखा है, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स।
अब बिटवीन द प्लेट की बात करें तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, जैसे ही हमारे पास एक शीट थी और इस शीट के ऊपर हमने एक गोजियन सरफेस ड्रॉ कर दिया था। गोजियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चे यहाँ पर हमारे पास दो सीट हैं। कितनी सीट है? दो सीट। अब किसी इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर। जब हम इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से किस डायरेक्शन में होता है? बाहर की डायरेक्शन में। तो ये हो गया। अच्छा, इसी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव क्यू की वजह से क्या होगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर इस पॉइंट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ होगा और ये जो नेगेटिव है ये अपनी तरफ खींच रही है, तो इस पे कैसे होगा? सेम डायरेक्शन के अंदर, मतलब जहां नेगेटिव है उसी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। अब दोनों के लिए क्या है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनका। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डायरेक्शन में है, जोड़ देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, 2 सिग्मा हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है और यहीं पर हमने जो है इसको लिख रखा है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, दो कंडक्टिंग प्लेट थी, इंसुलेटिंग मीडियम से ये जो है ना बीच में इसके लगा रखा था, इनके बीच की जो सेपरेशन थी वो D थी, इनके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो सिग्मा थी। अगर चार्ज की बात करें तो सिग्मा इंटू में A हो जाएगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इज इक्वल टू E इंटू में D हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब तक वही चीजें निकाली हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया, अब इसका कैपेसिटेंस और देख लेते हैं। देखिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V था, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता था हमारा CV, और यहां से C की वैल्यू V इसके डिवाइड में आएगा तो Q अपॉन में V। इतना तो हमने देख लिया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो चार्ज था, यहां बता रहा हूं, चार्ज था वो था सिग्मा इंटू में A। कैसे था? क्योंकि सिग्मा क्या हो जाता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से हम चार्ज निकालेंगे तो एरिया को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक तो चार्ज की वैल्यू निकल आई मेरे पास। ठीक है, अब इसे आगे देखते हैं। जो पोटेंशियल है वो मैंने E इंटू में D निकाला था। एक बार पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। पोटेंशियल E इंटू में D, पोटेंशियल E इंटू में D हो गया मेरे पास। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही? अच्छा, E जो क्या होता है? प्लेट के ऊपर E, फिर दोबारा पीछे देखो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने E की वैल्यू रख दी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे ये जो इक्वेशन है ना, इनसे हम डायरेक्ट इसमें रिजल्ट पुट कर देंगे और हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा, और वो देख लेते हैं अभी। Q की वैल्यू आप यहां से पुट कीजिए सिग्मा इंटू में A अपॉन में पोटेंशियल की वैल्यू पुट कीजिए E इंटू में D इज इक्वल टू C की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू A अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो जरा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है? D है। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, यहां से कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो एक कैपेसिटेंस की अगर बात करें किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D। बच्चे ये याद रखना, इसको न्यूमेरिकल्स में हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। देखिए अगला टॉपिक है हमारा डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अगर आप एक बार समझ गए तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखो, डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली होते क्या है? डाइइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट दे आर इंसुलेटर। ये बच्चे इंसुलेटर होते हैं, इनमें से करंट फ्लो नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस जरूर करते हैं, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं, पहला है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। ठीक है, तो जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते। क्या नहीं करते? कोइंसाइड नहीं करते। और जो भी हमारे यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि दो प्रकार के जो हमारे डाइइलेक्ट्रिक हैं, एक नॉन पोलर और पोलर। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम इसको किसी भी एक प्लेट के अंदर, मान लीजिए हम समझते हैं इसको,
मेरे पास एक प्लस था, एक माइनस था, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे करके सारे प्लस माइनस थे, ठीक है, ऐसे करके क्या थे, प्लस माइनस। अब हमने किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनको नहीं दे रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर क्या है बच्चे, जीरो है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर नहीं दे रखा है। एक बार ये लाइन पढ़ो, इफ ए पोलर सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन ईच मॉलिक्यूल्स विल चेंज इनटू द डाइपोल। फिलहाल क्या है, फिलहाल ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। यहां पर देखो ना, अभी तो बताया नॉन पोलर में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो यहां पर ये कोइंसाइड कर रखा है, ऐसे एक प्लस है और एक माइनस है। फिलहाल हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई नहीं कर रखा। अब बच्चे देखो, जैसे ही हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमने यहां पर कोई भी एक इस डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये अपने आप को एक डाइपोल की शेप में बना लेंगे, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसे करके डाइपोल की शेप में ये क्या कर लेंगे, बना लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो बात ये हुई कि जैसे ही हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये क्या हो गए, पोलराइज हो गए। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये आपस में क्या हो गए, पोलराइज हो गए। फिलहाल देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जीरो कर रखा था तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या था, जीरो था। अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिफाइन करते हैं। दो सेपरेटेड दो चार्जेस होते हैं, वो एक डिस्टेंस से सेपरेट किए होते हैं, ठीक है, और दोनों चार्जेस जो हैं वो आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, अपोजिट सिग्नेचर के होते हैं। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कर रखी थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रखे थे, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे वो पहले अपनी शेप में थे, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो था। लेकिन बच्चे, जैसे ही हमने किसी भी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होते ही क्या हुआ, इन्होंने एक डाइपोल की शेप ले ली। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं रही और साथ ही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी जीरो नहीं रही, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो डाइपोल मोमेंट इनका जीरो था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या नॉन जीरो हो गया तो इनका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, ठीक। तो अब बात करते हैं पोलर सब्सटेंस इन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोलर क्या होते हैं बताओ। जैसे देखो, पोलर और नॉन पोलर को ना आप ऐसे समझो, डाइपोल मोमेंट की परिभाषा के अंदर इसको आप समझो। पोलर होता है ना, पोलर, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। एक देखो, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, यहां पर पोलर है, यहां पर नॉन पोलर है, ठीक है। तो पोलर का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब इसमें हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए H2 है, तो इसमें एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, जीरो है। डिस्टेंस जीरो है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर हो गया कि नहीं। इसी प्रकार CO2 ले लीजिए, मान लीजिए CO2, तो ये हो गया C और ये हो गया O, और यहां पर भी क्या हो गया, O हो गया। अब इन दोनों के बीच का एक डाइपोल मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जीरो। तो यहाँ का जो डाइपोल था उसकी वैल्यू कितनी होगी, डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो CO2 इसका एग्जांपल हो गया। अब मान लीजिए हम HCl की बात करें। जैसे HCl है, HCl, H पे प्लस चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो H प्लस हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। दोनों पे चार्ज भी अपोजिट है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस भी है, और ये डिस्टेंस की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू में 2a होगा। और जो डिस्टेंस है वो यहां से निकाल लेंगे क्या है, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी एक बार देख लेंगे, इसका जो चार्ज है वो क्या है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर हो गया। उसी प्रकार पानी के बारे में सभी ने सुना होगा, हाइड्रोजन है, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, 2 H है हमारे पास, 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के ऊपर कैसे चार्ज होता है, 2e। भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2e हो गया, और इसके ऊपर भी क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी 2e। अब हाइड्रोजन पे मान लीजिए हम ले लेते हैं E और E, और इस पे ले लेते हैं ऑक्सीजन पे E। तो अब इस दोनों डाइपोल की बात करें, इसमें से एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है। इसी प्रकार ये प्लस है और ये माइनस है। इस पे चार्ज हो गया हमारा 2e, इस पे चार्ज कितना हो गया बच्चे, 2e हो गया। तो अब इसको मैं दो में ब्रेक डाउन कर लेता हूं, एक इस e में और एक इस e में ब्रेक डाउन कर लेता हूं। एक डाइपोल मोमेंट तो मेरा ये हो गया और दूसरा डाइपोल मोमेंट मेरा ये हो गया। तो कुल मिला के इसमें कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट बन रहा है। फिलहाल मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जो पोलर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, जो नॉन पोलर होते हैं उनका जीरो होता है। समझ में आ गया, ऐसे याद रखो,
नॉन में बीच में क्या आ रही है, जीरो, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। बस मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आप भी ऐसे याद रखो। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि पोलर सब्सटेंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो नॉन पोलर को हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था तो आप लोगों ने सिचुएशन देख ली थी। अब पोलर सब्सटेंस को रख के देखते हैं। तो पोलर सब्सटेंस को रखा तो हुआ यूं कि पहले जो डाइपोल मोमेंट था या फिर इनके जो ये डाइपोल थे ये आपस में ऐसे थे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था। ई की वैल्यू यहां पर क्या ही, जीरो थी, ठीक है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अगर हम टोटल डाइपोल मोमेंट की बात करें ना बच्चे, तो टोटल डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, इसका जीरो ही होगा। वो क्यों होगा, देखो डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि सभी डायरेक्शन के अंदर ये मिले हुए हैं। जैसे ही ये सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो इनका टोटल जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारा जीरो हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब जैसे ही हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया, सिचुएशन पहले क्या बन रही थी, जब ई की वैल्यू जीरो थी तो डाइपोल मोमेंट टोटल जीरो था। जीरो कैसे था मैंने आपको बताया, ये सभी डायरेक्शन के अंदर था और ये सारी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं की, कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उस वाले केस में क्या हो गए, ये बिल्कुल जैसे रैंडम तरीके से मैनेज हो रहे थे ना, अब ये अपने बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये डाइपोल बन जाएंगे। तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो भी जीरो नहीं होगी। तो आपने एक बात तो देखी कि जब डाइइलेक्ट्रिक में जो पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं थे तो इसमें क्या वैल्यू जीरो थी, बताइए जरा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। देखो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बाकी मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं डायग्राम बना के। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये हमने सिंपल डाइपोल ले रखे थे, ऐसे प्लस और माइनस ले रखे थे जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। फिर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से दिस ई नोट, हमने इसको ई नोट नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डाइपोल है ये अरेंज हो गए इस हिसाब से, समझ रहे हो कि नहीं। अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस तरीके से हमारे क्या हो गए, अरेंज हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अब इसको ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूं इस डायरेक्शन के अंदर, ऐसे ऐसे मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं। तो मैंने क्या देखा कि इस वाले हिस्से पे तो सारा नेगेटिव साइन आ गया और इस वाले पे क्या आ गया, पॉजिटिव। बोलो भाई। अच्छा, बीच के जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस ये माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखेंगे कि इसके बीच में तो कोई किसी प्रकार का डाइपोल मोमेंट या चार्ज या कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। और ये बिल्कुल इसकी भांति हो गया कि एक यहां पर एक नेगेटिव हो गया और यहां पर कितना हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। और हमने इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा था वो कर रखा था ई नोट कर रखा था, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बताइए कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये वाला होगा, और इसको मैं नाम दे देता हूं ईपी। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ईपी दे दिया। अच्छा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, अच्छा एक बात बताओ, जो ईपी की वैल्यू है क्या वो ई नोट से ज्यादा हो सकती है, एक्सटर्नल से ज्यादा हो सकती है? एक्सटर्नल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यहां पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की मैं बात करूंगा ना, तो वो आ जाएगा, मैं उसको ई से डिनोट कर रहा हूं, और वो आ जाएगा मेरा ई नोट माइनस ईपी, ई नोट माइनस ईपी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरीके से काम करेगा वही हमने बात बता रखी थी कि ई की वैल्यू मेरे पास ई नोट माइनस ईपी आ जाएगा। ईपी जो है वो इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था हमारा ई नोट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो ई नोट है और जो ई है, ई क्या है, ई तो जो है ना मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो बाहर एक्सटर्नल में से अंदर वाला घटाने के बाद जो हमारा आया था वो, ठीक है। तो उस ई नोट को और ई से अगर हम भाग कर दें तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाती है, और ये के ही क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ये के ही बेसिकली क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।